हेलो दोस्तों, कैसे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आज हर कोई उसकी बात कर रहा है और हर कोई बहुत खुश है। मैं भी बहुत खुश हूँ कि एजुकेशन पॉलिसी 2020 34 साल बाद एक ऐसी पॉलिसी आई है जो इस दुनिया में एक रेवोल्यूशन लाएगी। कम से कम हमारी कंट्री में ये सोचा गया कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें चेंजेस की ज़रूरत है। ये सरकार का बहुत बड़ा कदम है जो लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स, बहुत ही अच्छे फल देने वाला है। अब आप सब ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं। मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारे वेबसाइट से डाउनलोड किया और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा। बट सच बताऊं, मुझे लगा कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जो इस पॉलिसी को मोटी मोटी भाषा में ऐसे बताए कि एक आम जनता को, एक आम माँ को, एक आम पेरेंट को, एक आम आदमी को समझ में आए कि भैया इस पॉलिसी की बात हो तो रही है, लेकिन इसमें क्या है ऐसा कि सारी दुनिया बात कर रही है। देखिए, हर कोई एनालिटिकल नहीं होता, हर कोई लॉजिकल नहीं होता, हर कोई बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़ सकता। तो आपके लिए मैं स्पेशली लेकर आई हूँ, अपने जैसी माओं के लिए, अपने जैसे पेरेंट्स के लिए मैं लेकर आई हूँ एक खास ऐसी पेशकश जिसमें साधारण सी भाषा में, एक कॉमन लैंग्वेज में हम समझेंगे कि हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए इस नई एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा क्या है जो वाकई दुनिया कह रही है वाओ, ये वाओ फैक्टर क्या है, खुश करने वाली बात क्या है और इसके फायदे क्या हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या चेंजेस हैं मोटे मोटे तौर पे, और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी, मैं इसको एनालाइज करूंगी सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, मैं इसको एनालाइज करूंगी एक परिवार के पर्सपेक्टिव से, मैं इसको एनालाइज करूंगी जीवन व्यापन के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि एज अ पेरेंट, एक अभिभावक, एक पेरेंट की तरह हमें ये कंसर्न बहुत ज़्यादा होती है कि हमारे बच्चे फ्यूचर में कैसे रहेंगे, क्या एक अच्छा जीवन जी पाएंगे, क्या वो खुश रहेंगे। तो मैं उस पर्सपेक्टिव से, उस एंगल से भी इसको एनालाइज करूंगी और आपके सामने पेश करूंगी, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। आप आगे तक मेरे साथ बने रहिए क्योंकि बहुत कुछ है एक साधारण सी भाषा में जो आपको बिना कुछ एनालाइज करे सीधे सीधे समझ में आने वाली है। तो पहली चीज जो चेंज आया है, जो हम 10+2 सिस्टम, हम सबको पता है कि हम 10+2 सिस्टम में रहे हैं। 10 तक होता था, फिर +2 11वीं और 12वीं, 11th और 12th होता था। तो सबसे बड़ा चेंज जो इस पॉलिसी में आया है, सरकार ने क्या चेंज करा है कि 5+3+3+4। अब ये कहेंगे यार ये गिनतियां मुझे मत बताओ, तो मैं आपको सीधे बताती हूँ कि शुरू के 5 साल, 3 साल जिसे हम प्ले स्कूल कहते हैं या आंगनबाड़ी कह लीजिए, बाल वाटिका कह लीजिए, उसमें बच्चा स्पेंड करेगा, और क्लास 1 और क्लास 2 जो रेगुलर स्कूल अभी होता था, क्लास 1 और क्लास 2, ये भी अभी बहुत फाउंडेशन में समझा जाएगा। दैट मीन्स क्या होता था, क्लास 1 और 2 में भी प्रेशर डालना शुरू कर देते थे। अगर आप बड़े शहरों की, मेट्रो शहरों की बात करते हैं, मेट्रो सिटीज की बात करते हैं, तो स्कूलों में बहुत चेंज आया है। लेकिन अभी अगर आप छोटे शहरों की बात करते हैं तो मैं बहुत सारे जानकारों से ये सुनती हूँ कि भाई क्लास 1 में बच्चा है, उसके तो इम्तहान शुरू हो गए हैं। अब आप बताइए, क्लास 1 और 2 का बच्चा कितना छोटा होता है, उस पर इतना प्रेशर आगे उसकी लाइफ के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, उसके ब्रेन को, उसकी सोच को, समझ को, विचार को, इमोशंस को कितना इफेक्ट कर सकता है। तो ये सरकार का कदम फाउंडेशन से ही बच्चे के जीवन को बदल रहा है। तो 5 साल तक बच्चा फाउंडेशन लेवल पे रहेगा, क्लास 2 तक, जिसमें वो खेलना, खेल के साथ फन एक्टिविटी करना, नंबर्स को रिकॉग्नाइज करना सीखेगा, अल्फाबेट्स को रिकॉग्नाइज करना सीखेगा, बट कोई हार्ड कोर सिलेबस वाली पढ़ाई उसके लिए नहीं होगी। तो बच्चों, आपके लिए खुशी की बात है, खूब खुश होइए। क्लास 2 तक तो लाइफ वाह वाह। 5 साल के बाद आप +3 की जो मैंने बात करी वो होगा आपका क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। अब इसमें क्या होगा, इसमें बच्चों की रीडिंग हैबिट्स को बढ़ाया जाएगा। आपने सुना होगा कि किताबें आपकी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, और ये सिर्फ लिखा नहीं होता, दिस इज वेरी ट्रू। जिसको पढ़ना आता है वो जीवन में बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि देखिए हर समय आपके पास टीचर अवेलेबल नहीं होता, हर समय आपके पास शायद ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं होगी कि आप इंटरनेट पे पढ़ लें। तो
अगर आप किताबें पढ़ने की आदत डालते हैं या इंटरनेट पे डिजिटली पढ़ने की भी आदत डालते हैं, हालांकि गांव में अभी इंटरनेट सुविधा इतनी स्ट्रांग नहीं हुई है, अभी भी कनेक्टिविटी इश्यूज बहुत रहते हैं, बट आप पढ़ना सीख लेते हैं, आप किताबों से पढ़िए या आप टेक्निकल प्लेटफॉर्म डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पढ़िए, बट अगर आप पढ़ना सीख लेते हैं तो आप बहुत आगे जाते हैं। जो लोग पढ़ना सीख लेते हैं, जिनको रीडिंग हैबिट, मैं पढ़ने से आपको लिटरेसी की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ जिनको रीडिंग हैबिट डेवलप हो जाती है, जो क्लास 3 से 5 के बीच में डेवलप करी जाएगी, कंपलसरी लाइब्रेरी सेटअप करी जाएंगी, और जो रीडिंग हैबिट डेवलप करी जाएगी, ये रीडिंग हैबिट आपको कोर्सेज के अलावा भी बहुत कुछ पढ़ने के लिए मोटिवेट करेगी। आप जीवन को खुशी से कैसे जिए, आप ऐसी किताबें पढ़ेंगे, जीवन को कैसे मोटिवेट करें ऐसी किताबें पढ़ेंगे। सब्जेक्ट्स के अलावा और कई सारी आप टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी की किताबें पढ़ सकते हैं, आप लिटरेचर पढ़ सकते हैं, जिनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अगर आपने पढ़ने की आदत, की रीडिंग हैबिट आपकी 3 to 5 ईयर में डेवलप होगी। इसके साथ 3 to 5 क्लास में आपको और भी करा जाएगा जो इंट्रोडक्शन टू वेरियस सब्जेक्ट्स, जैसे साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, इसका एक स्लाइट इंट्रोडक्शन आपको फन वे में दिया जाएगा, ताकि आपको पता चल जाए भाई नंबर्स हैं, स्टोरी सम्स होते हैं, इस तरीके से हम नंबर्स को प्रैक्टिकली कैसे, जैसे आपको बोला जाएगा बेटे आप मार्केट गए, वहां पे आप को गिफ्ट लेने थे, तो आपने सोचा अपने 2 दोस्तों के लिए मैं पेन ले लेता हूँ, 2 दोस्तों के लिए ये ले लेता हूँ, तो आप कितने गिफ्ट लेकर आएंगे। तो ये मैथमेटिकल इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स है, कॉन्सेप्ट है, बट हार्डकोर आपको ऐसे सम नहीं दिए गए कि भैया एडिशन सब्ट्रैक्शन का चैप्टर होगा, उसमें 2.1, 2.3, 2.7 एक्सरसाइजेज होंगी जो आपको करनी होंगी। कोशिश ये करी जाएगी कि प्रैक्टिकली आपको एक्सपोज करा जाए कि कैसे मैथमेटिकल स्किल्स, कैसे आपकी हिस्ट्री की नॉलेज, मतलब कैसे आपके साइंटिफिक नॉलेज दिया जाएगा कि साइंस में ये चीज़ें पढ़ते हैं, सोशल साइंस में, एसएसटी में, हिस्ट्री सिविक्स में ऐसे ऐसे पढ़ते हैं, ह्यूमैनिटीज़ में ये होता है, आर्ट सब्जेक्ट ऐसे होते हैं। तो आपको क्लास 5 तक अवेयरनेस ऑफ वेरियस सब्जेक्ट प्रैक्टिकली फन वे में, लर्निंग वे में क्रिएट करी जाएगी। अब नेक्स्ट चेंज जो आया है, जो नेक्स्ट +3 है, 5+3+3, नेक्स्ट +3 क्या है, 6, 7, 8 क्लास। अब नई पॉलिसी के हिसाब से क्लास 6 में आप अपने वोकेशनल सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी चॉइस का कुछ ऐसा ले सकते हैं जिसकी स्किल को आप क्लास 6 से सीखना शुरू कर दें। ये एक बहुत बड़ा कदम है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को ये बढ़ाएगा। आप कारपेंट्री है, आपको इलेक्ट्रीशियन का वर्क है, आपको पेंटिंग का वर्क है, बहुत सारी बेसिक चीज़ें जो आपके घर में भी काम आती है, आपके जीवन को सही करने में भी काम आती है, वो आप सीखेंगे। प्लस ये फ्यूचर में देखिए भाई, हर कोई, साफ सी बात है, हर कोई आईएएस ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, कलाकार नहीं बन जाता। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इन स्किल्स के बेसिस पे भी जीवन में कुछ अर्निंग करते हैं और अपने परिवार का पेट भरते हैं। तो ऐसी स्किल्स भी आपको सिखाई जाएंगी कि मान लो वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन हो जाए कि आप आगे की पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाए, आपके पास ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो आप कम से कम गलत राहों पे नहीं जाएं पैसे कमाने के लिए, क्योंकि जब भूख लगती है तो पैसा चाहिए होता है और आपको कुछ करना नहीं आता तो आप गलत राह पे जाते हैं। तो बच्चे को इतना केपेबल बनाया जाएगा, क्लास 6 से वो फाउंडेशन रखी जाएगी कि अगर भगवान न करे वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन आ जाए तो आप कम से कम इतना कमा लें, आप कम से कम कुछ ऐसा कर लें कि आपको गलत राह पे ना जाना पड़े। तो इससे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आप गेन करेंगे। और बच्चों के लिए सबसे इंटरेस्टिंग बात है जो आजकल के बच्चों को बहुत पसंद है कि उन्हें कोडिंग भी सिखाई जाएगी। अब जब ये सब्जेक्ट की तरह इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो देखिए हमारा और आपका भी हेडेक गया। अभी क्या होता था, बच्चा कहता था मम्मा मेरा फ्रेंड कोडिंग सीख रहा है, मुझे भी कोडिंग सीखनी है। तो हम कहते थे भाई ये मैथ, साइंस और ये सोशल साइंस तो तुमसे पढ़ी नहीं जाती, अब तुम कोडिंग करने भी जाओगे और ये कोडिंग करोगे, इसका फायदा क्या है, आगे ना तुम्हारे कोई काम आएगा और ऊपर से जो रिपोर्ट कार्ड आएगा उसमें कहीं ये ऐड नहीं होगे और तुम टाइम वेस्ट करोगे। तो एज अ पेरेंट भी हम अंडर प्रेशर रहते थे। लेकिन जब ये एक सब्जेक्ट बन जाएगा, हर कोई आपकी कंट्री में इसे पढ़ रहा होगा और स्कूल में कंपलसरी हो जाएगा, तो आप भी अपने बच्चे को उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग होता है आगे जिस तरीके से टेक्निकल एस्पेक्ट आ रहे हैं, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन आ रहा है, चीज़ें बदल रही हैं। आपको कोविड ने एक
सीन दिखा दिया है कि चीज़ें कैसे बदल सकती हैं बिना किसी अलार्म के। आपको पता भी नहीं चलेगा और चीज़ें बदल जाएंगी। तो ये कोडिंग एक ऐसा फैक्टर होगा जो आगे की टेक्नोलॉजी को, आगे के डिजिटल प्लेटफॉर्म को, आगे आने वाले और डेवलप्ड समय से डील करने में आपके बच्चे को हेल्प करेगा। और एक स्किल सेट भी है जिसे एज अ प्रोफेशन भी आप आगे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए 6 से ही आपको वोकेशनल कोर्स दे दिया, वो भी एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है। आपको कोडिंग कंपलसरी कर दी, वो भी आपका एक प्रोफेशनल एस्पेक्ट हो सकता है। तो क्लास 6 ऑनवर्ड बच्चे को सिर्फ आपके साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एसएसटी सिर्फ इन पर जोर नहीं दे रहे, बट वो ये भी कह रहे हैं कि भाई पढ़ाई ऐसे हार्डकोर सब्जेक्ट्स की ठीक है, ज़रूरी है, अगर आपको इंटरेस्ट है आप बेसिक लेवल तक पढ़िए, बट आपको ये स्किल भी आनी चाहिए। तो ये एक मेजर चेंज है और जो बच्चों को बहुत पसंद आ रहा है। इसके बाद जो 8th के बाद 9, 10th, 11th, 12th को जो +4 ईयर्स है उसमें एक स्लैब में रखा गया है। अब यहाँ सबसे बड़ा चेंज, जो मेजर चेंज है, जो मैं सोचती हूँ कि काश मेरे समय में भी होता, अब कोई भी साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ में कोई भी मेजर बाइफिकेशन नहीं होगा। आप चाहें तो एक सब्जेक्ट साइंस का ले लीजिए, एक ह्यूमैनिटीज़ का ले लीजिए। और इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि आप जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, जिनको करने में आपको बहुत मज़ा आता है, आपको पैशन होता है वो करने का, वो भी आप एज अ सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। आप फिजिक्स पढ़िए और साथ में वोकल म्यूजिक पढ़िए, आप बायो पढ़िए और साथ में डांस पढ़िए, आप अकाउंटिंग पढ़िए और साथ में पेंटिंग पढ़िए। तो आप जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को एज अ कोर्स, एज अ सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, उसको आप इंजॉय कर सकते हैं, उसको आप आगे अगेन एज अ पैशन या एज अ प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी यूज कर सकते हैं। तो आपके पास वेरिड वैरायटी ऑफ चॉइसेस होंगी और ये आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। और सबसे बड़ा मुझे इसका फायदा जो दिख रहा है कि भाई बच्चे को, तुमने साइंस साइड पढ़ा है, अरे तुम तो आर्ट साइड के थे। तो ये कॉन्सेप्ट, हालांकि ये थोड़ा चेंज हो गया है, मैं कहूंगी कि आज के टाइम में चेंज हो गया है, बट आगे ये और चेंज हो जाएगा और कोई बाइफिकेशन नहीं रह जाएगा और सबको इक्वली ट्रीट करा जाएगा और बच्चा अपने चॉइस के सब्जेक्ट्स को पढ़ सकता है, उसको एक बोझ नहीं लगेगा। और बच्चा ये भी नहीं कहेगा मम्मा आज स्कूल नहीं जाना, मैथ्स का क्लास है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन मुझे साइंस साइड में हूँ तो पढ़ना पड़ रहा है। तो अब ऐसा नहीं होगा। एंड चिल्ड्रन वुड लव टू go to school, children would love to study the subjects। दूसरा, बाय इन ज़्यादा होगा। बाय इन से मेरा मतलब है जब बच्चे खुद अपना सब्जेक्ट अपने पैशन के हिसाब से चूज करेंगे तो फिर आप उनसे कह सकते हैं कि भाई देखो तुम्हारी चॉइस थी, तुमने डिसाइड किया था, तो अब तुम्हें ये मन लगाकर पढ़ना पड़ेगा। दूसरा चेंज जो 9 से 12 के बीच में आया है, कहा जा रहा है, जिसपे क्लैरिटी अभी आनी थोड़ी बाकी है, कहा जा रहा है कि बोर्ड 2 फेजेस में हो सकते हैं। अब लोगों का अनुमान है कि जैसे आईआईटी जेईई अब 2 फेज में होता है, एक बार होता है, अगर आपको लगा आपका स्कोर अच्छा नहीं है तो आप दोबारा दे सकते हैं। तो बोर्ड, लोगों का ये मानना है, अभी क्लैरिटी आनी है, लोगों का मानना है कि बोर्ड 2 बार हो सकता है। जैसे पहली बार आपने बोर्ड दिया, किसी सब्जेक्ट में आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, देखिए बच्चा है, 12th तक बच्चा ही है, बच्चा क्या, बड़े बड़े कभी कभी ऐसे स्ट्रेस स्टेट में चले जाते हैं कि जो उन्हें आता है वो नहीं कर पाते या काम बिगड़ जाता है। तो मान लीजिए उस दिन वो बच्चा बीमार था, कुछ महीनों से बीमार है, स्ट्रेस्ड कंडीशन में हो गया, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन देख लिया, एकदम से उसका माइंड आउट हो गया, तो वो सेटिस्फाइड रहेगा कि कोई बात नहीं, इस बार हो गया, अगली बार मैं उसे अच्छा करूंगा। तो एक दूसरा चांस दिया जाएगा। अभी का जो सिस्टम है, भाई एक बार बोर्ड दे दिया, गया तो गया, जिसे कहते हैं ना भैया बिगड़ गया तो बिगड़ गया, आगे के एग्जाम उस टेंशन में बिगड़ जाते हैं कि मेरा ये एग्जाम बिगड़ गया। तो बच्चे को मौका दिया जाएगा, क्योंकि ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, हम ह्यूमन बीइंग हैं और टू एयर इज टू ह्यूमन बीइंग से गलती हो जाती है, बट हाँ बार बार गलती नहीं करनी चाहिए, उस गलती से लेसन लेना चाहिए और उसे सुधार लेना चाहिए। तो ये 5+3+3+4 का सिस्टम है जो बहुत फायदेमंद है, हम सबके बच्चों को फायदा देने वाला है। और इसके बाद जो नई चीज आई है वो ये है कि जो ग्रेजुएशन है वो, हालांकि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन से कंसर्न नहीं है, बट आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि जो ग्रेजुएशन है वो अब 3 से 4 साल का हो जाएगा। अभी 2 साल का होता था, 3 से 4 साल का हो जाएगा। पीछे भी कई बार चेंजेस आए थे, 2 से 3, फिर 3 से 2, ये चेंजेस आते रहे हैं, बट अब 3 से 4 साल का हो जाएगा। और इसमें भी कुछ खास नहीं, पर ईयर्स ही चेंज हो रहे हैं। खास बात ये है कि अगर किसी वजह से आप
4 साल कंप्लीट नहीं कर पाते तो आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए लाइफ है, अनसर्टनिटीज़ लाइफ का पार्ट होती हैं और कोई भी ये नहीं कह सकता कि नहीं भाई हमारे पास तो अनसर्टनिटी आएगी ही नहीं या हमें अनसर्टनिटी का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। तो ये अनसर्टनिटी किसी के साथ हो सकती है। अगर आप मान लीजिए आपने 1 ईयर कोर्स कर लिया और उसके बाद आपको लगा नहीं कोई ऐसी ट्रेजेडी हो गई, कोई ऐसा इंसिडेंस हो गया, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि अब मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपके पास कई ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि आपके जो क्रेडिट मार्क्स है, जो 1 ईयर के मार्क्स हैं, ये क्रेडिट लाइब्रेरी में डिपॉजिट हो जाएंगे। अगर आपको लगता है 6 महीने बाद, साल भर के बाद, हाँ एक लिमिट होगी, बट वो लिमिट अभी कॉलेजेस और कोर्सेज के दौरान डिसाइड करी जाएगी। बट विद इन दैट लिमिट आपको लिबर्टी होगी कि आप दोबारा रीज्वाइन करना चाहें तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपको दोबारा स्क्रैच से डे 1 से शुरू करना पड़ेगा। अगर आपने 1 ईयर कर लिया तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा, वो आपका वेस्ट नहीं जाएगा। आपने अगर 2 ईयर कंप्लीट कर लिया तो आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड कोर्स का डिप्लोमा मिलेगा। अगर आपने 3 या 4 ईयर कर लिया तो आपको डिग्री भी मिलेगी। तो ये आपकी चॉइस होगी और ये बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि बहुत सारी जगह, बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि कई बार फैमिली प्रॉब्लम आ जाती है, ऑल ऑफ अ सडन हेड ऑफ द फैमिली के साथ कोई प्रॉब्लम आ गई तो जो बच्चा बेटा होता है उसको टेक ओवर करना पड़ता है, जो बेटी होती है बड़ी उसको टेक ओवर करना पड़ता है, या आप वर्किंग फीमेल हैं और आपके पास ऑप्शन नहीं है कि कोई आपके बच्चे को देखे, तो आप कई बार कोर्सेस कर रहे होते हैं या फिर आप कई बार कुछ और स्किल सेट एक्वायर करने की कोशिश कर रहे होते हैं और बीच में आपको छोड़ना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में भी आप पॉज ले सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं, या आपने जितना करा उसका आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है बोथ मेल एंड फीमेल के लिए, क्योंकि दोनों की लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आप सर्टन नहीं होते कि आपको ये आगे करना है कि नहीं करना। तो आप पॉज ले सकते हैं, थोड़ा उसको थॉट प्रोसेस में डाल सकते हैं, उस पर विचार कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है फीजिबल है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना जितना पढ़ा उसका बेनिफिट लेकर सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आप ले सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है कि भाई आपने एजुकेशन पॉलिसी तो चेंज कर दी, लेकिन इस एजुकेशन पॉलिसी में 2 स्टेक होल्डर मेन है, एक तो स्टूडेंट और एक टीचर। तो अब स्टूडेंट के लिए तो ये बेनिफिट हो गए, बट जो आप पॉलिसी में चेंज ला रहे हैं, जो आप बेनिफिट फाइनली सोसाइटी को देना चाहते हैं, वो इस बेनिफिट में ट्रांसफॉर्म होने के लिए टीचर्स का रोल उसमें बहुत ज़्यादा है। हालांकि टीचर्स का रोल हमेशा ज़्यादा रहा है। मैं नमन करती हूँ सारे टीचर्स को, मेरे टीचर्स को, आज के बच्चों के टीचर्स को, क्योंकि आप ही हैं जो बच्चों को उस कठिन परिस्थिति के लिए तैयार करते हैं, और वाकई आपका काम सराहनीय है। तो ये सारे टीचर्स के लिए भी लेकिन स्टैंडर्ड सेट करे जाएंगे। देखिए सारे टीचर अच्छे होते हैं बट थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, तो ऐसे स्टैंडर्ड सिलेक्ट करे जाएंगे, ऐसे स्टैंडर्ड सेट करे जाएंगे जो यूनिफॉर्मली सब जगह फॉलो करे जाए। तो पहली बात तो बीएड के कोर्स को, जो टीचिंग कोर्स है, उसको 4 ईयर कर दिया गया है, क्योंकि शायद वो चाहते हैं कि थोड़ी ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाए, टीचर्स को थोड़ा ज़्यादा अपग्रेड करा जाए। बट अब आप ये मत सोचिए कि भाई मैंने तो 2 इयर्स का बीएड कर लिया था, अब मैं क्या फिर से 4 साल का करूँगा। नहीं, अगर आपने 2 ईयर का बीएड कर रखा है तो अब आपको सिर्फ 2 ईयर का करना पड़ेगा। तो उन्होंने ये कहा अगर आप 12 बाद आप बीएड कर रहे हैं तो आपको 4 ईयर का करना पड़ेगा। अगर आपने 3 ईयर का कोई डिग्री कोर्स कर रखा है और उसके बाद कर रहे हैं तो आपको 1 ईयर का करना पड़ेगा। और अगर आपने मास्टर्स कर रखा है और अगर आपने कोई 4 ईयर का प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है तो आपको 1 ईयर का ही करना पड़ेगा। इसलिए टीचर्स को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और एक स्टैंडर्डाइजेशन सेट होगा। हर टीचर एक पर्टिकुलर स्टाइल में पढ़ाएगा, पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को लेकर जाएगा, तो सब स्टूडेंट एट पार होंगे। तो जो ये थिन लाइन ऑफ डिफ्रेंसिएशन होता है बिकॉज ऑफ द एजुकेशन, बिकॉज ऑफ द स्कूल्स, ये भी हट जाएगा। अब ये तो मैंने बात करी एजुकेशन पॉलिसी के जो मेजर रिफॉर्म्स हैं। इसके अलावा और भी है, जैसे यूजीसी को अब डिमोलिश कर दिया जाएगा, हायर एजुकेशन काउंसिल बन जाएगा, और आगे आपका एमफिल नहीं रहेगा, पीएचडी के लिए एमफिल को मान्यता हटा दी जाएगी।
ये सब तो हैं, बट ये ज़्यादा स्कूल गोइंग या करंट हमारी आपकी जनरेशन के पेरेंट्स के लिए इतना रेलेवेंट नहीं है, तो मैं इसे नहीं ला रही हूँ। अब मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगी उस खास बात पे जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि मैं सिर्फ पॉलिसी पे फोकस नहीं करूँगी, मैं बताऊँगी कि इससे एक्चुअल में क्या चेंज होने वाला है। भाई हम पढ़ते लिखते क्यों हैं? हम पढ़ते लिखते डिग्री पाने के लिए नहीं है, हम पढ़ते लिखते नौकरी पाने के लिए नहीं है, हम पढ़ते लिखते हैं ताकि हमारे आगे की लाइफ अच्छी गुजरे। पर अभी क्या होता था, जो हम पढ़ लिख रहे थे वो बहुत मार्क्स बेस्ड थी, बहुत डिग्री बेस्ड थी। तो आगे की लाइफ में अगर हमने ना आईआईटी से भी पास आउट हो गए, हम आईएएस भी बन गए हैं, हमने बहुत ही ऊंचा ओहदा भी प्राप्त कर लिया है, बहुत अच्छी एजुकेशन भी कर ली है, तो भी हमें आगे लाइफ जो प्रॉपर लीड करी जाती है उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। आपने देखे होंगे डिप्रेशन के केसेस होते हैं, सुसाइड के केसेस होते हैं, स्ट्रेस कितना ज़्यादा है। अब ये जो नया एजुकेशन सिस्टम आया है, ये इस स्ट्रेस को, इस डिप्रेशन को, इस सुसाइडल टेंडेंसी को कम करेगा। क्यों कम करेगा? क्योंकि ये जो पॉलिसी है इसमें बहुत सारी जगह आपको लाइफ स्किल भी सिखाई जाएंगी, आपको वोकेशनल कोर्स सिखाया जा रहा है, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाया जा रहा है। एक स्ट्रेस क्या हो जाता है, अचानक से आईटी इंडस्ट्री बैठ गई, अब हमने तो आईटी में कोर्स किया था, आईटी इंडस्ट्री बैठ गई, अब मैं क्या करूं? तो आपके पास और वोकेशनल स्किल होंगी कि बाय द टाइम कुछ चेंजेस आते हैं आप उस वोकेशनल स्किल को यूज करके कुछ एम्प्लॉयमेंट ऐसा ढूंढ लें जो थोड़े समय के लिए आपकी सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन रख सके। इसके अलावा आपको जो और कहा गया है कि जो एजुकेशन पॉलिसी है इसमें ऐसे रिफॉर्म्स लाए जाएंगे कि आपकी क्रिएटिविटी को, आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी को, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी को, आपकी लॉजिकल एबिलिटी को, आपकी इमोशनल एबिलिटी को, आपके बिहेवियरल एस्पेक्ट को इंपॉर्टेंस दी जाएगी। ये कहा जा रहा है कि रिपोर्ट कार्ड भी अब होलिस्टिक होंगे। होलिस्टिक का मतलब है सिर्फ नंबर नहीं दिखाए जाएंगे, भाई मैथ्स में कितने आए, साइंस में कितने आए, आपका आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके पीयर्स के साथ क्या बिहेवियर है, और आपको खुद क्या लगता है कि क्या चीज़ आप में अच्छी है, क्या चीज़ में कमी है, क्या कहाँ आप डेवलप करना चाहते हैं। तो आप 360 डिग्री परफॉर्मेंस और 360 डिग्री इवैल्यूएशन करेंगे, आंकलन करेंगे आप 360 डिग्री पूरा। तो क्या होगा कि जैसे जैसे आप इवैल्यूएशन करेंगे आपको अपनी कमियां या कहाँ पे आपको और मेहनत करनी है पता चलता रहेगा। तो जब तक आप एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल की तरह मैरिज के बाद सेटल होंगे, आपकी फैमिली होगी, जब आपको लाइफ में ये प्रैक्टिकली फेस करनी पड़ेगी लाइफ, अभी तो माँ बाप हैं साथ देने वाले, कॉलेज तक भी है, प्रोफेसर सपोर्ट करते हैं, मेंटली सपोर्ट करते हैं, टीचर्स सपोर्ट करते हैं। जब आप एज एन इंडिविजुअल, एज एन प्रोफेशनल सेट होंगे, आपकी फैमिली होगी, तब क्या होता है, कभी कभी हमें सपोर्ट के लेने में शर्म भी आती है और हमें लगता है कि अरे हम कैसे जाके किसी से पूछ लें। तो ये जो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हैं, जो आपको क्रिएटिविटी, आपको आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, आपको एनालिटिकल स्किल, ये जो आपको रीडिंग हैबिट्स, इमोशनल एस्पेक्ट्स, आपकी जो ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जा रहा है, ये आपको जीवन में आगे जीने में बहुत हेल्प करेगी। क्योंकि अभी क्या होता है, पढ़ते हम मार्क्स के बेसिस पे हैं, लेकिन जब हम प्रोफेशनल बनते हैं तो पता है हमसे क्या कहा जाता है, भाई आजकल कंपनी तो उसे रिक्रूट करती है जिसका इमोशनल लेवल बहुत अच्छा है, जिसका इमोशनल बैलेंस बहुत अच्छा है। कंपनी उसे रिक्रूट करेगी जिसको टीम वर्क आता है, कंपनी उसे रिक्रूट करेगी जिसको कोलैबोरेशन आता है, जिसको साथ मिलकर काम करना आता है। अरे ये सब स्किल सेट तो आपने बचपन में स्कूल में सिखाए ही नहीं थे। आपने कहा मार्क्स जिसके ज्यादा आएंगे वो फर्स्ट होगा, तो भाई मैं अपने क्लासमेट के साथ हमेशा एक ऐसे कंपटीशन में, नेगेटिव कंपटीशन में रहा या रही कि मेरे नंबर ज्यादा आने चाहिए, अगर मुझे ये एक एक्स्ट्रा चीज पता है मैं इसको ना बताऊं क्योंकि मुझे तो फर्स्ट पोजीशन लानी है। लेकिन जब आपका पर्सपेक्टिव ही एजुकेशन का चेंज हो गया, नंबर्स पे इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं रही, बाकी आपके कोलैबोरेशन, कोऑपरेटिवनेस, आप कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी कैसी है, कैसे आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी को डेवलप करा जाए, आपको लाइफ स्किल कैसे सिखाई जाए, कैसे एक दूसरे के साथ जीना है, ये सब सिखाया जाएगा। तो आप जब उस लेवल पे पहुंचेंगे तो आप ऑलरेडी उसमें ट्रेंड होंगे, तो आपको जॉब मिलने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर जॉब में, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आई भी तो आप इमोशनली, आप मेंटली इतने स्ट्रांग होंगे कि आप उसको इजीली डील कर लेंगे। आपकी क्रिएटिविटी, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग इतनी अच्छी होगी कि आप कुछ नया तरीका ढूंढ लेंगे। आपकी एनालिटिकल स्किल इतनी अच्छी होगी कि आप क्यों ये गलती हुई, मैं इस स्टेट में क्यों आया, इसको एनालाइज कर लेंगे। तो आपका जीवन खुशी से भरा होगा। योर लाइफ
will be more satisfying, your life will be more successful and you will be more happy. तो ये जो मार्क्स का पूरा हेर फेर है ये खत्म हो जाएगा। आगे आने वाला समय एक बहुत ही खुशनुमा जिंदगी लेकर आएगा। ये नई पॉलिसी ने इस बात को साफ साफ आपके सामने लाकर रख दिया है कि घबराइए नहीं, आगे बहुत कुछ अच्छा है। बस इसे फॉलो करिए, अपने आप पे विश्वास रखिए और इसे सपोर्ट करिए। तो पेरेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ ये सीधी सादी भाषा में आपको पॉलिसी तो समझ में आई होगी, उसके साथ ये भी समझ में आया होगा कि अल्टीमेटली भाई ये पॉलिसी जीवन को और खुशहाल बनाएगी, जीवन की जितनी समस्याएं हैं उनसे डील करने में आपकी हेल्प करेगी और आपको ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि आप आगे ऐसे ही सीधी सादी भाषा में एक आम माँ के लिए, एक आम पेरेंट के लिए, एक आम इंसान के लिए मैं सारी खबरें लाती रहूं और आपको इसी तरह समझाती रहूं।